नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, जहां पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और विश्व भूगोल की पहली इकाई या पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा पहला चैप्टर था ब्रह्मांड, जो हमारा पहला चैप्टर था यूनिवर्स, वो हमने ख़त्म कर लिया है। उसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। आप पुराने लेक्चर जा कर के देख सकते हैं। और इसके PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, शुभम गुप्ता PDF, जहां पर आपको इसके सारे PDF मिल जाएंगे। अब हमें आज से एक नया टॉपिक शुरू करना है। लगभग 20 क्लासेस इस टॉपिक में आएंगी। बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है जलवायु विज्ञान। इस टॉपिक का नाम है क्लाइमेटोलॉजी। आप जानते हैं कि एक कठिन टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इसे आसान बना करके आपके सामने प्रेजेंट करें, ताकि बहुत आसानी से आप इन कंसेप्ट को समझ सकें। और किसी भी एग्जाम में, चाहे आप मुख्य परीक्षा लिखें, प्रारंभिक परीक्षा लिखें, किसी भी एग्जाम को आप देने के लिए जाएं, तो आपके सारे बेसिक कंसेप्ट और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो सकें। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और अभी एक लगभग 20 क्लासों तक ये टॉपिक चलेगा। और इस टॉपिक का नाम है क्लाइमेटोलॉजी, इस टॉपिक का नाम है जलवायु विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं जलवायु विज्ञान के इस टॉपिक को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, MPPSC के लिए मेरे कोर्सेज अनअकैडमी ऐप पर चल रहे हैं। वहां पर मैं मुख्य परीक्षा के लिए कोर्सेज ले रहा हूं। 2019 के लिए और 20 के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। और अब वहां पर मैं टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। कौन कौन से विषय? पर्यावरण में आपको कवर करा रहा हूं। GS पेपर 4 की पूरी तैयारी मैं आपको करा रहा हूं, वो अभी चल रहा है। पर्यावरण के लेक्चर्स मैंने खत्म कर दिए हैं, सारे रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद संपूर्ण हिंदी में आपकी कवर कराऊंगा। पेपर 5 पूरा कवर कराएंगे दोस्तों। वहां पर निबंध वाला पेपर भी पूरा मैं कवर कराऊंगा। तो पेपर 6 की तैयारी भी मैं आपको करवाऊंगा। पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा। इसमें से 19 और 20 दोनों के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं वो पर्यावरण है, GS पेपर 4 है, हिंदी है और निबंध है। ये 2019 और 2020 दोनों के लिए है। लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ये स्पेसिफिकली 2020 वालों के लिए है। तो दोस्त, ये कोर्स आपको वहां पर मिलेगा। सारी चीजें बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चलेंगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी लेक्चर हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप भी कोऑपरेट करते हैं और हम आराम से सारी चीजों को कवर करते हैं, पूरी चीजों को कवर करते हैं। 6 क्लासेस वीक में आपको वहां पर मिलेंगी। पूरी स्टडी सिलेबस पे फोकस होकर रहेगी। कंप्लीट कोर्स रहेगा। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। और इंग्लिश गूगल ट्रांसलेटेड नहीं है, या फिर हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड नहीं है। सारी चीज़ें आपको जेन्युइन मिलेंगी। और नोट्स आपको 2 फॉर्म में मिलेंगे। एक तो PPT जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है प्रिंटेबल हैंडआउट्स। तो प्रिंटेबल हैंडआउट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप आसानी से उसका प्रिंट निकाल सकें, ठीक है। तो दोस्त, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज करें, SG लाइव। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, उसमें MPPSC एंड व्यापम के गोल को आप सिलेक्ट करें। 1 साल का जो कोर्स है वो 7,000 रुपए का है। 2 साल का कोर्स अभी ऑफर चल रहा है, तो 8400 रुपए का है। लेकिन दोस्त, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कूपन कोड अप्लाई करते हैं SG लाइव अप्लाई करते हैं, तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। और 1 साल का कोर्स आपको 6300 रुपये में मिलेगा। और 2 साल का कोर्स अभी स्पेशल ऑफर पर 7560 रुपये का आपको मिलेगा। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लें, तो टेलीग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट मैसेज कर दें। मेरा नंबर आपके सामने है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, तो शुरू करते हैं इस हमारे टॉपिक को। तो अब हमें शुरू करना है नया अध्याय। और हमारे टॉपिक का नाम है जलवायु विज्ञान। हमारे टॉपिक का नाम है क्लाइमेटोलॉजी। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से निकल करके आते हैं। तो अब हमें शुरू करना है जलवायु विज्ञान। अब हमें बात करनी है क्लाइमेटोलॉजी की। कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने के बाद हम पृथ्वी की गतियों की बात करेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। तो आप कहोगे सर, अभी ब्रह्मांड वाले टॉपिक में हमने देखा था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर हम ये समझेंगे कि पृथ्वी की जो गतियां होती हैं उनका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है।
उनका जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका ऋतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, दिन और रात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, पृथ्वी की गतियों में डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ अर्थ में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल की, इसके बाद हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे, वायुमंडल को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पृथ्वी पर तापमान के वितरण की बात करेंगे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, और पृथ्वी के तापमान वितरण में हम एल्बिडो की बात करेंगे कि एल्बिडो क्या होता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या होता है, हीट बजट ऑफ अर्थ क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तापमान का अलग अलग कटिबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हम कहाँ कवर करेंगे, पृथ्वी पर तापमान का वितरण, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी अर्थ। इसके बाद वायु दाब और पवनों को हमें डिस्कस करना है, एयर प्रेशर और विंड्स को हमें स्टडी करना है कि एयर प्रेशर और विंड्स क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो पवनें होती हैं वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। देन जल चक्र डिस्कस करेंगे, हाइड्रोसाइकिल डिस्कस करेंगे। जल चक्र में हम आर्द्रता की बात करेंगे, संघनन की बात करेंगे, प्रेसिपिटेशन के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, वर्षण के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो समझेंगे, बादलों के प्रकारों को समझेंगे, क्लाउड के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओजोन में ओजोन के डिप्लेशन के लिए किस तरह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इतना करने के बाद फिर हम बात करेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात की, फिर हम बात करेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में सारी बातें यहां हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जेट स्ट्रीम की बात करेंगे, जेट स्ट्रीम क्या होती है, क्या इसका प्रभाव होता है, कैसे ये भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर के आती है, पश्चिमी विक्षोभ लेकर के आती है, ये टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम वाताग्र की बात करेंगे, हम फ्रंट्स को डिस्कस करेंगे, फ्रंट क्या होता है, क्या कारण है कि शीतोष्ण कटिबंध इलाके में बहुत ज़्यादा मात्रा में चक्रवात आते हैं, लेकिन उनका कारण तापमान नहीं होता, वाताग्र के कारण वहां पर आपको बहुत चक्रवात देखने के लिए मिलते हैं। तो हम वाताग्र की बात करेंगे, फ्रंट की बात करेंगे, एल नीनो और लानीनो को डिस्कस करेंगे, ऐसे फिनोमिना जिनसे भारतीय मानसून बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। इंडियन मानसून, ऑस्ट्रेलिया पर सूखा, इंडोनेशिया, ये सारी चीज़ें एल नीनो और लानीनो पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो आपका चिली और पेरू का मत्स्य पालन है वो एल नीनो और ला नीनो की घटना पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हम अल नीनो और ला नीनो को समझेंगे और पूरे डायमेंशन कवर करेंगे कि इसके ज्योग्राफिकल डायमेंशन तो हम देखेंगे, साथ ही साथ इसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कोपेन का जलवायु विभाजन डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन डिस्कस करेंगे। फिर हम मानसून की बात करेंगे कि मानसून क्या होता है, और आखिरी में हम व्यवहारिक जलवायु विज्ञान देखेंगे, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे, जिसमें हम कुछ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, काफी समय लगेगा, लगभग 20 से 22 या 24 घंटे का समय लगेगा ये पूरा टॉपिक कवर करने में। इट मींस लगभग 24 लेक्चर आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे क्लाइमेटोलॉजी के। और जिस तरह से हमने यूनिवर्स कवर किया है, अब आप जाइए यूनिवर्स के मेंस के क्वेश्चन लगा के देखिए, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगा के देखिए। मेरा ये विश्वास है कि आप 80% से ज्यादा प्रश्न लगा पाओगे। 100% कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक यूटोपिया है, वो कभी चीजें कवर नहीं होती। पर 80% से ज्यादा प्रश्न अगर आप लगा पा रहे हो, इसका मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके काम आएगा। ओके दोस्तों, आई विश कि इसका सपोर्ट आप लोग फिर से करेंगे एंड यू विल सपोर्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा और इसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा पहला टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं क्लियर कर दूं, आप लोग प्लीज कॉमेंट मत करना यार बार बार, ये पहले समझ लो 2 मिनट, ठीक है? मतलब अच्छा ही लगता आप लोग बार बार यही कमेंट करते हो, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। देखो, पहली बात तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको अपने नोट्स खुद बनाना चाहिए, ठीक है? ये मैं पहला चीज बोलता हूं आप लोगों से, क्योंकि आपको अपने नोट्स खुद अपने हाथ से बनाना चाहिए। आप हमेशा एक मैसेज करते रहते हो, सर पीडीएफ पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हो और वो पीडीएफ कभी पढ़ी नहीं जाती, याद रखना,
ठीक है। सबसे अच्छी बात यही है कि आप जो चीज़ें यहाँ पर जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उस तरह से आप चीज़ें लिखते जाइए और फिर चीज़ों को आराम से अपने नोट्स को खुद पढ़िए। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। दैट इज़ माई प्रॉमिस, जो मैंने पहले भी प्रोवाइड किया है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर कई चीज़ें मैं ऐसी बता देता हूँ जो पीडीएफ में नहीं आ पाती। तो मेरी पहली हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि कोशिश करें कि आप चीज़ों को लिख पाएँ। अगर आप नोट्स बना के लिखोगे तो ट्रस्ट मी आपको बहुत बेहतर फील होगा, और जब आप रिवीजन करोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी, क्योंकि वो आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। और यार ये चीज़ें ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है इसको मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हो, ऑनलाइन स्टडी को, ठीक है। अभी भी हमारे दिमाग में वो रूढ़िवादिता चल रही है, हमारे दिमाग में वही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी चल रही है कि वो ऑफलाइन कोचिंग ही बेस्ट होती है। तो ये बताओ, जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हो तो क्या वहाँ भी पीडीएफ मांगते हो? वहाँ पर तो यार 2 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे आपको लिखवाया जाता है, तो लिखते हो बहुत अच्छे से, तब आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वहाँ आप 1 लाख या 80,000 रुपये दे करके जाते हो, ठीक है। यहाँ फिर भी आपकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती, ये कर दो सर, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ठीक है। थोड़ा समझा करो यार, आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग को कुछ थोड़ा सा आप भी समझो। हर जगह एक ही एक मैसेज करते हो आप लोग, ठीक है, बार बार कॉल्स करते हो। अगर पीडीएफ प्रोवाइड ना हो तो आप उल्टे सीधे मैसेजेस भी करने लगते हो। तो दिस इज नॉट एट ऑल गुड यार, ठीक है। आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो ना, ये बिहेव दिखाता है आपके एटीट्यूड को, ठीक है। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो परेशान मत होना। और जितने लोगों को पीडीएफ चाहिए है ना, वो जाकर के मेरा चैनल सर्च कर लिया करो यार, शुभम गुप्ता पीडीएफ जो मेरा चैनल है, वहां जाके आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपके पीडीएफ के एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि मैं एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप ये गाना बंद करें, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है। सीरियस होके पढ़ो, जितने लोग सीरियस होके पढ़ेंगे अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। नहीं बना पा रहे हो, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ लेना। लेकिन ये मैसेजेस करना बंद करो कि पीडीएफ 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 पीडीएफ। डिमांड्स कम करो यार, ऑलरेडी इतना कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग डिमांड्स करते रहते हो बहुत ज़्यादा। सो दिस इज अगेन माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जस्ट वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप लोग करते हो इस चीज़ को लेकर के, और कुछ लोग हद पार कर देते हैं, भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, किस तरह से बात करना है भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो मैसेजेस को फिर मैं कुछ नहीं करता, मैं एक्शन नहीं करता मैं, क्योंकि मैं अदरवाइज उनमें और मुझ में अंतर नहीं रह जाएगा। तो मैं सिर्फ उनको ब्लॉक करते जाता हूँ एक एक करके। सो अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट प्लीज़ यार, लिमिट्स होती हैं हर एक चीज़ की, उस मर्यादा को आप बनाए रखो, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। और पीडीएफ है तो आपको मिल जाएगा, आप चैनल पर जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, अक्षांश और देशांतर को। सॉरी अगर बुरा लगा हो, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि यार बहुत हर्ट हो जाता है कई बार आप लोगों की बातों का, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक चीज क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहली बात, यहां पर एक शब्द आ गया रेखाएं, यहां पर एक शब्द आ गया पैरेलल्स बोला जाता है ना, लाइंस बोला जाता है। तो जितनी भी ये रेखाएं हैं ये सारी काल्पनिक रेखा है, ये पहली बात याद रख लेना। जितनी भी लाइंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी कैसी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइंस है, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। मतलब जो अक्षांश और देशांतर के बारे में अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी रेखा पृथ्वी पर सही पर नहीं है। पृथ्वी पर वास्तविक रूप में ऐसी रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन अर्थ पर नहीं है। तो ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं क्यों और कैसे इनकी कहानी शुरू हुई। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाई। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी का बहुत बड़ा आकार है, बहुत बड़ा हमारी पृथ्वी का साइज है, ठीक है। दूसरी बात, हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड शेप में है। किस शेप में है? भूआभ आकार है। भूआभ आकार हमारी पृथ्वी का है, जियोइड शेप में हमारी अर्थ है, मतलब गोल प्रकार से हमारी पृथ्वी है। ग्लोब भी रख लेता हूं मैं सामने तो चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी कुछ दिखाई देती है, पर यहां पर आप जानते हैं ध्रुवों पर ये चपटी हुई है, तभी हमने इसको क्या नाम दिया था कि हमारी पृथ्वी का आकार जियोइड आकार है। हमारी पृथ्वी का कैसा आकार है? जियोइड आकार है, ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इतना बड़ा साइज होने के कारण हमारी पृथ्वी में क्या होता है, अलग अलग समय पर दिन और रात होते हैं। अलग अलग समय पर दिन और रात होते हैं। हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान पाया जाता है। तो जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का अध्ययन करना प्रारंभ किया,
और उन्होंने देखा कि यार पृथ्वी पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बदलती हैं, कहीं पर दिन है तो कहीं पर रात है। तो उनके सामने कुछ प्रश्न खड़े हो गए, उनके सामने कुछ प्रश्न खड़े हो गए कि यार पृथ्वी पर हम किसी भी जगह की लोकेशन कैसे डिनोट करेंगे, कैसे हमें पता पड़ेगा कि फला फला जगह फला फला स्थान पर है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर एक समय पर काफी चीजें होती हैं, तो हम लोकेशन कैसे बताएंगे किसी भी पर्टिकुलर जगह की। दूसरी चीज, चूंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कहीं पर दिन और कहीं पर रात होता है, तो हम ये चीज कैसे बताएंगे, समय का निर्धारण कैसे करेंगे, हम टाइम का निर्धारण कैसे करेंगे, हम समय का निर्धारण कैसे करेंगे। और तीसरी चीज थी जलवायु दशा। तीसरी चीज क्या है, जलवायु दशा, क्लाइमेट नेचर या क्लाइमेट कैसे बताएंगे। अब जब आप जलवायु की बात करते हो तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे किसी स्थान का तापमान कितना है, किसी स्थान का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर वर्षण की मात्रा कितनी है, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन का अमाउंट कितना है, वहाँ पर वायु दाब कितना है, वहाँ पर एयर प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें निकल करके आती हैं। तो वैज्ञानिकों के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि हमारी पृथ्वी का चूंकि एक बहुत बड़ा आकार है, लगभग 4075 किलोमीटर के आसपास का सर्कमफरेंस है, तो हमारी पृथ्वी पर हम कैसे पता लगाएंगे किसी जगह का, कैसे हम पता लगाएंगे समय का, कैसे हम पता लगाएंगे किसी भी स्थान की जलवायु का, किसी भी जगह के क्लाइमेट का। जलवायु से मतलब होता है वहाँ के तापमान का, वहां के वर्षण का, वहां के वायु दाब का, और ये सारे प्रश्न वैज्ञानिकों के सामने खड़े हो गए। तभी एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया। उस व्यक्ति का नाम था बेहम। क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था बेहम। और इस बेहम नाम के व्यक्ति ने एक इक्विपमेंट बनाया, इसने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया। इसने क्या बनाया? इस बेहम नाम के व्यक्ति ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया, इसने अर्थ का एक मॉडल बनाया। पृथ्वी का क्या बनाया? प्रतिरूप बनाया, अर्थ का एक मॉडल बनाया। अर्थ का क्या बनाया? अर्थ का एक मॉडल बनाया, पृथ्वी का एक मॉडल इसने बनाया। और अर्थ के इस मॉडल को क्या नाम दिया गया? पृथ्वी के इस मॉडल को नाम दिया गया ग्लोब। पृथ्वी के इस मॉडल को क्या नाम दिया गया? ग्लोब। देखिए ये आपके सामने है, ये देखिए पृथ्वी का ये ग्लोब उसने बनाया। ये पूरी हमारे अर्थ का क्या है? एक मॉडल है। ये हमारी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है कि अगर हमारी पृथ्वी को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, आप 23.5 डिग्री का झुकाव भी इसमें देख सकते हैं, तो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो उसने पृथ्वी का एक मॉडल तैयार किया और वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ रेखाएं खींची, इस पर कुछ रेखाएं खींची। तो पहले उन्होंने कुछ समानांतर रेखाएं खींची, पहले उन्होंने कुछ पैरेलल लाइंस खींची, और इन समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा गया। क्या कहा गया इनको अक्षांश रेखा कहा गया, इनको पैरेलल टू लैटिट्यूड कहा गया। ठीक है, लैटिट्यूड कहा गया। और दूसरी ओर उन्होंने क्या किया? कुछ उन्होंने खड़ी रेखाएं खींची, इस प्रकार से कुछ रेखाएं खींची, और इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा गया। क्या कहा गया? इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा गया। इन पूरी की पूरी लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? लॉन्गिट्यूड कहा गया। अब इससे क्या हुआ? देखिए यहां पर एक ग्रिड बन जाती है। अगर आप देखें तो यहां पर एक ग्रिड बन जाती है रेखा के बीच में, और ये जो ग्रिड है, इस प्रकार का जो ग्रिड है, वो आपको किसी भी चीज की जानकारी प्रदान करता है, किसी भी जगह की लोकेशन आपको बता देता है। और अगर आपको लोकेशन पता पड़ गई तो लोकेशन के बाद फिर आप वहां की जलवायु का पता भी लगा सकते हैं, वहां के आप क्लाइमेट का भी पता लगा सकते हैं। और अगर आपको लोकेशन पता पड़ गई तो फिर वहां पर आप टाइम का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो सवाल क्या था? सवाल यह था कि हमारी पृथ्वी का आकार चूंकि बहुत बड़ा है, इतने बड़े आकार में हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन कैसे पता करेंगे? इतने बड़े आकार में हम किसी भी स्थान का समय कैसे पता करेंगे? वहां की जलवायु के बारे में कैसे निर्धारण करेंगे? तो एक बेहम नाम का इंसान आया, उसने ग्लोब का कंसेप्ट दिया, उसने पृथ्वी का एक मॉडल बनाया ग्लोब, और उस ग्लोब पर वैज्ञानिकों ने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। ये वर्ड याद रखिएगा, कुछ काल्पनिक रेखाएं उस व्यक्ति ने खींची, और इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को, जो काल्पनिक रेखा समानांतर पूर्व से पश्चिम,
जो रेखाएं समानांतर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट खींची गई, उन्हें अक्षांश रेखा कहा गया, उन्हें लैटिट्यूड कहा गया। और जो रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए खींची गई, उन्हें क्या कहा गया? देशांतर कहा गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि आखिरकार अक्षांश और देशांतर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब हमें एक एक टॉपिक को डिस्कस करना है और सबसे पहले हमें बात करनी है अक्षांश रेखाओं की। और आज की पूरी क्लास में हमें अक्षांश रेखाओं के बारे में विस्तार से डिस्कस करना है, बहुत अच्छे से डिस्कस करना है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, लैटिट्यूड क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। आई विश ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार लैटिट्यूड क्या होता है। ओके, अब ध्यान से समझना दोस्त, देखो यहां पर दो अलग अलग शब्द हैं। एक शब्द यहां से निकलेगा अक्षांश, एक शब्द यहां से निकलेगा अक्षांश जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और दूसरा वर्ड यहां से निकलेगा अक्षांश रेखा। दूसरा वर्ड क्या निकलेगा? अक्षांश रेखा। एक वर्ड आपका निकला लैटिट्यूड और एक वर्ड आपका निकलेगा पैरेलल टू लैटिट्यूड, ठीक है, या फिर लैटिट्यूड लाइन। कई बार इसे लैटिट्यूड लाइन भी बोल दिया जाता है। तो दो अलग अलग शब्द हमारे यहां से निकल रहे हैं। एक शब्द अक्षांश निकल रहा है और दूसरा शब्द अक्षांश रेखा निकल रही है। तो कंसेप्ट तो आप समझ चुके हैं, अब बेसिक बात समझना। देखो अक्षांश होता है वो किसी भी स्थान की पृथ्वी के मध्य मतलब जी जो ऊपर सरफेस पर जो मध्य है, सरफेस पर जो है, सतह पर, ठीक है, से कोणीय दूरी दर्शाता है। कोणीय दूरी इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अर्थ सरफेस सेंटर, ठीक है, पृथ्वी के जो सरफेस का केंद्र है उससे किसी भी चीज की कोणीय दूरी को दर्शाता है। तो अब सवाल आपके दिमाग में आया होगा, सर ये कोणीय दूरी क्या है, ये एंगुलर डिस्टेंस क्या है? तो समझना दोस्त, देखो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का सरफेस है, और ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी का केंद्र हो गया। ये कौन सा हो गया? ये हमारी पृथ्वी का केंद्र हो गया। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि यहां से सबसे पहले क्या किया, एक डिग्री का आपने क्या किया, एक 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 है। अब यहां से आपने क्या किया, इस साइड एक 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, आपने क्या किया, 30 डिग्री का कोण बनाया। और यहां पर भी आपने क्या किया, इस साइड भी आपने एक 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण यहां बनाया, 30 डिग्री का कोण यहां बनाया। तो ये जो स्थान है, ये स्थान कहलाएगा पृथ्वी के अक्ष से कोणीय दूरी। ये जो जगह है जैसे यहां और यहां, तो ये हो जाएगी पृथ्वी के केंद्र से एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी। अब ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, ध्यान समझना, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। तो फिर क्या किया जाएगा, इन दोनों 30 डिग्री को मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 30 डिग्री का डिस्टेंस है ये अक्षांश है, ये क्या है, अक्षांश है। लेकिन जब आपने दो समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिला दिया, जब आपने दो इक्वल एंगुलर डिस्टेंस वाले प्लेसेस को मिला दिया, और जिस लाइन की सहायता से आपने उसे मिलाया, वो लाइन क्या बन जाएगी, वो लाइन आपकी अक्षांश रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वो लाइन आपकी अक्षांश रेखा बन जाएगी। वो लाइन क्या बन जाएगा, आपका लैटिट्यूड लाइन बन जाएगी। तो फिर से रिपीट करता हूं, देखो अक्षांश क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इसे हम अक्षांश बोलते हैं, इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और अक्षांश रेखा क्या होती है, जो दो समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाती है,
उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। क्लियर? तो दोस्त यहां पर अक्षांश भी क्लियर हो गया होगा और शायद अक्षांश रेखा भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें इसकी कुछ विशेषताओं की बात करनी है। अब आप देखिए, चूंकि पृथ्वी से यहां पर हम दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी हम कैसे निकालेंगे? इसी तरह से निकालेंगे। फिर यहां भी आएगा 30 डिग्री 30 डिग्री, और यहां भी एक लाइन आ जाएगी, यहां पर भी एक लाइन आ जाएगी। तो अगर इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखें तो कुछ बातें इसमें से आप अक्षांश के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे पहली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात यह है कि अक्षांश रेखाएं क्या है, तो आप देखें तो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं है? एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के ये समानांतर है। तो पहला फीचर अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या आ गया कि यह एक दूसरे के समानांतर होती है। ये क्या होती हैं? ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये हमारा पहला फीचर निकल के आया कि जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब एक कंसेप्ट यहां पर समझना, अगर दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, अगर ये मान लीजिए ये रेखाएं समानांतर हैं, अगर दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तो उनके बीच की दूरी भी क्या होगी? उनके बीच की दूरी भी क्या होगी? तो आप आंसर करेंगे कि उनके जो बीच की दूरी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी क्या होगी? समान होगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? समान होगा। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच में हमेशा कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है। मतलब समझना, देखो ये हो गया मान लो 1 डिग्री का अक्षांश, ये 1 डिग्री का अक्षांश हो गया। अब यहां से दूसरी रेखा हमने खींची, 2 डिग्री की लाइन खींची। अब चूंकि एक दूसरे के समानांतर है, समानांतर का मतलब आप जानते हैं जो कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, पैरेलल वो चलती रहेंगी। तो इनके बीच की दूरी भी क्या है? इनके बीच की दूरी भी समान है। इनके बीच की दूरी भी कैसी है? समान है। और ये दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। तो यहां से फैक्ट क्या बनता है? दो फैक्ट बन गए आपके। पहला फैक्ट, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। और दूसरा फैक्ट आपका ये बना कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। और वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। आइए दूसरे पॉइंट को समझते हैं, सेकंड पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपका अक्षांश रेखाओं के बारे में बनता है कि ये क्षैतिज होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये क्षैतिज होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। कैसी होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल होती है कि नहीं? ये क्षैतिज रेखा है, ये इसको हम क्षैतिज बोलते हैं, इसको हम क्षैतिज बोलते हैं, और इसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसे हम वर्टिकल बोलते हैं। तो ये रेखाएं कैसी हैं दोस्त? ये रेखाएं आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये सारी की सारी रेखाएं कैसी होती हैं? क्षैतिज होती हैं। सारी की सारी लाइन कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या होती हैं? ये सारे के सारे पूर्ण वृत्त होती हैं। ये सारे के सारे क्या होती हैं? पूर्ण वृत्त होती हैं। ठीक है, कंप्लीट सर्कल होती है। ये सब क्या होती हैं? कंप्लीट सर्कल होती हैं। कैसे होती हैं समझिएगा। देखो, जैसे एक अक्षांश रेखा हमने यहां पर बनाई, तो अगर मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है, ये एक अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा। तो अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ करूंगा, कोई भी रेखा ले लेते हैं, तो मैंने एक रेखा यहां पर ली। पहले मैंने क्या किया? पृथ्वी के केंद्र पे गया, पृथ्वी के केंद्र से मैंने यहां 30 डिग्री देखा और यहां मैंने 30 डिग्री देखा, और फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। तो वो लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, देख रहे हैं? इस तरह से ड्रॉ होगी, वो लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। और इसी चीज को अगर मैं यहां ले जाके लिख दूं तो लाइन कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, बीच में हमारी अर्थ आ जाएगी। तो हर एक अक्षांश रेखा क्या होती है? हर एक अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त होती है। हर एक अक्षांश रेखा क्या होती है? कंप्लीट सर्कल होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि हर एक अक्षांश रेखा कैसा वृत्त होती है? तो हर एक अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त होती है, वो कंप्लीट सर्कल होती है, क्योंकि वो कंप्लीट एक सर्कल बना करके कंप्लीट करती है। ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट को जानते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। संख्या समझिएगा। देखिए, अगर आप अक्षांशों की बात करें, अब यहां पर दो शब्द आएंगे, अक्षांश की संख्या
अक्षांश की संख्या, और दूसरा वर्ड आपके सामने आएगा अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड, और दूसरा आएगा नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये यहां पर हो गई एक 0 डिग्री, तो ये भी एक अक्षांश है, और यहां पर क्या होता है, पोल्स होते हैं, ये होता है 90 डिग्री, और ये भी क्या होता है 90 डिग्री। तो यहां से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 0 के बाद 1 1 2 3 4 5 करते करते यहां पर आप 90 लाइन खींच सकते हैं ना। 0 से आप स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए आप 90 तक पहुंच जाएंगे। तो इस गोलार्ध में आपने, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, तो यहां पर आपने कितनी लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पर आपने 90 लाइन खींच ली, 90 लाइन खींच ली आपने, 90 अक्षांश हो गए आपके, ठीक है, 1 से लेकर के 90, तो यहां पर 90 अक्षांश हो गए। फिर यहां पर भी आप करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से करते करते 90 पर आएंगे, तो यहां भी आपके कितने अक्षांश हो गए, 90 अक्षांश हो गए। अक्षांशों की बात कर रहे हैं, ऊपर भी 90 लैटिट्यूड, नीचे भी 90 लैटिट्यूड, बीच में ये 0 डिग्री का एक और लैटिट्यूड बचा, तो इसे भी आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 90 90 180, और एक और जुड़ गया तो हो गया 181। तो ये क्या है दोस्त, ये अक्षांशों की संख्या है। ये किसकी संख्या है, ये अक्षांशों की संख्या है। तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181 हो जाएगा। लेकिन अब एक छोटी सी चीज यहां पर आपको याद रखनी है, बात ये याद रखनी है दोस्त कि अब दूसरा प्रश्न आएगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, लैटिट्यूड लाइंस का नंबर क्या है। 2 मिनट समझिएगा, देखिए ये एक लाइन है, और इसी तरह से आप आगे जाओगे तो आपको अलग अलग लाइंस मिलेंगी। इस प्रकार से आपको बहुत सारी लाइंस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आप भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हो और यहां आप पोल पर पहुंचते हो, कहां पहुंचते हो, पोल पर, तो यहां पर सिर्फ आपको एक बिंदु मिलता है। क्या मिलता है, सिर्फ आपको एक बिंदु मिलता है, सिर्फ आपको एक पॉइंट मिलता है। तो यार अगर यहां पर एक बिंदु है तो यहां पर लाइन तो नहीं होगी ना। अगर हम कह रहे हैं कि सर पोल पर हमको बिंदु मिलता है, तो अब क्या होगा, अक्षांशों की संख्या, अक्षांश तो हमारे 181 है, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी। 2 मिनट में इसको फिर से आपको बताता हूं अच्छे तरीके से, ठीक है, 2 मिनट समझिएगा इसको, देखो ध्यान से समझना। ओके, ध्यान समझिएगा, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ओके, तो हमने देख लिया अक्षांश तो 181 है, 90 हमारे भूमध्य रेखा के ऊपर और 90 भूमध्य रेखा के नीचे, और एक खुद भूमध्य रेखा, तो ये हो जाएंगे 181। लेकिन जब आप अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करते हो, जब आप लैटिट्यूड लाइंस के नंबर की बात करते हो, तो ये कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है समझना। देखो ये सारी तो लाइंस हैं, यहां तक जब आप ध्रुव पर पहुंचोगे तो ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते यहां पर आपको बहुत सारी लाइंस मिलेंगी। लेकिन दोस्त होता क्या है कि जैसे ही आप पोल्स पर पहुंचते हो, जैसे ही आप ध्रुवों पर पहुंचते हो, तो जो 90 डिग्री वाला अक्षांश है, 90 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश और 90 डिग्री साउथ का अक्षांश, 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, तो ये रेखा नहीं है, ये सिर्फ एक बिंदु है। ये सिर्फ क्या है, बिंदु है। तो इन्हें हम अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं करते। याद रखना, इन दोनों बिंदुओं को हम अक्षांश में काउंट करते हैं, पर अक्षांश रेखा में इन्हें हम काउंट नहीं करते। आइए यहां पर समझते हैं। तो अब कितनी लाइंस हो जाएंगी, एक 0 डिग्री की एक लाइन तो ये हो गई। अब यहां से 1 से लेकर के 89 तक, तो 89 यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहां भी 1 से लेकर के 89, तो 89 यहां पर आ जाएगा। टोटल आप ये प्लस करेंगे तो ये, सॉरी हाँ सही है, यहां पर आप प्लस करेंगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा 90, और ये टोटल 179 आपको देखने के लिए मिलेगा। कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 179 रेखाएं हो जाएंगी। तो याद रखना, अक्षांशों की संख्या 181 होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। इसका सिंपल सा रीजन यही होता है कि जब अक्षांश खींचते खींचते हम ध्रुवों की ओर पहुंचते हैं, तो यहां सिर्फ हमें बिंदु दिखाई देता है, यहां कोई रेखा हमें नहीं दिखाई देती। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अक्षांशों की जो संख्या है वो 181 होती है, लेकिन
अक्षांशों की जो रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, तो वो 179 है। और पांचवा फैक्ट आपको क्या याद रखना है, पांचवा फैक्ट आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखाओं का चिन्ह क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो इनका सिंबल फाई होता है। क्या होता है, इनका सिंबल फाई होता है। ये कुछ बेसिक बातें अक्षांश के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आइए चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया अक्षांश क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। तो ये क्या होता है, किसी भी स्थान की केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, पहला पॉइंट। दूसरा हमने डिस्कस किया अक्षांश रेखा क्या होती है, दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, अक्षांश रेखा क्या होती है, लैटिट्यूड क्या लाइन होती है, तो दो समान कोणीय दूरी या दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। फिर हमने इसकी विशेषताएं डिस्कस की, फिर हमने क्या डिस्कस की कि अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। चूंकि ये समानांतर हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। इनके जो बीच की दूरी है वो समान होती है, जो कि 111 किलोमीटर होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी। तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, ये समानांतर है, समान है। तीसरा पॉइंट, ये क्षैतिज होती हैं। ये क्या होती हैं, ये क्षैतिज होती हैं। ये कैसी होती हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, ये पैरेलल है। फिर हमने चौथा पॉइंट क्या डिस्कस किया कि ये रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। क्या होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं। ये रेखाएं कंप्लीट सर्किल होती हैं। समझ गए थे वो कहानी जो हमने देखी थी ग्लोब पर, तो ये क्या होती है, कंप्लीट सर्किल होती है। पांचवा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, संख्या। पांचवा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, संख्या। तो इसमें हमने देखा कि जो अक्षांश है, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश की संख्या तो दोस्त होती है कितनी, 181। नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना होता है, 181 होता है। लेकिन रेखाओं की संख्या कितनी होती है, लाइंस की कितनी संख्या होती है, तो वो आपको 179 देखने के लिए मिलता है। तो आपके अक्षांश 181 है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179 है। 179 इनका नंबर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चौथा टॉपिक डिस्कस करना है अक्षांश रेखाओं के बारे में। जो चौथा पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो है प्रमुख अक्षांश रेखाएं। वो कौन सा टॉपिक है, अब हमें डिस्कस करना है प्रमुख अक्षांश रेखाएं। बहुत ध्यान से इसको कवर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हम कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब हमें क्या डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। आइए समझते हैं। पहले मैं आपके सामने एक पृथ्वी बनाते हैं अपन और इस पे डिनोट करते हैं, फिर उनकी विशेषताएं हम डिस्कस करेंगे, फिर उनके फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक मिनट रुकिए बस। ओके, तो सबसे पहले यहां पर एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा आती है। एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा आती है और इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर कहा जाता है। यह पहला पॉइंट हो गया। अब इक्वेटर क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इस ऊपरी हिस्से को नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, इस ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और इस वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में आती हैं उनकी संख्या के पीछे उत्तर लगा दिया जाता है और जितनी भी अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं उनकी संख्या के पीछे दक्षिण लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, अगली महत्वपूर्ण हमारी जो अक्षांश रेखा यहां पर है वो है 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री की रेखा, तो चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री का नदर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। हम क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री का नदर्न लैटिट्यूड। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कर्क रेखा। इसका नाम है कर्क रेखा, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नाम है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तर में यहाँ पर एक और लाइन आती है जिससे 66.5 डिग्री, अब फिर से चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? नदर्न लैटिट्यूड बोलेंगे। और इस रेखा का नाम क्या है? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। इस रेखा का नाम क्या है? आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल, ठीक है, ये इस रेखा का नाम है। आर्कटिक वृत्त इसे कहा जाता है, आर्कटिक सर्किल इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं आर्कटिक है, आर्कटिक के कारण आर्कटिक महासागर यहाँ देखने के लिए मिलता है, तो इस कारण से इसे आर्कटिक सर्किल कहा जाता है, इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलेगा, हालांकि वो भी अक्षांश है लेकिन अक्षांश रेखा नहीं है, और इसे आप बोलोगे 90 डिग्री, और अगेन ये उत्तर में है तो इसे क्या बोलोगे? नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। इसे कहा जाता है नदर्न पोल, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? नदर्न पोल कहा जाता है। अब इसी प्रकार की रेखाएं आपको दक्षिण में भी देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर भी आपको 23.5 डिग्री की रेखा देखने के लिए मिलेगी, लेकिन चूंकि अब वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो इसे आप क्या बोलोगे? सदर्न लैटिट्यूड, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। इसे क्या बोलोगे? दक्षिणी अक्षांश। इसे आप बोलोगे सदर्न लैटिट्यूड। और इस 23.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश को 23.5 डिग्री के सदर्न लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? तो आप आंसर कहेंगे इसे मकर रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। फिर यहां पर एक और रेखा है जो कि 66.5 डिग्री का अगेन दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये भी सदर्न लैटिट्यूड होगा, और इसे कहा जाता है, यहां पर अंटार्कटिक है तो इसे क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, इसे क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का एक बिंदु आ जाएगा, अक्षांश आ जाएगा, और इस 90 डिग्री के सदर्न लैटिट्यूड को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इसे कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब 2 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। अब बीच में क्या है? ये जो इलाका है लगभग यहां से 30 से 35 डिग्री का इलाका जनरली माना जाता है कि 30 से 35 डिग्री का जो इलाका है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस इलाके में यहां आपको एक इलाका देखने के लिए मिलेगा, ये 30 से 35 डिग्री के बीच का इलाका है, यहां पर भी देखने मिलेगा और यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये छोटा सा इलाका, ठीक है। ये कितना है? 30 से 35 डिग्री के बीच का इलाका है, मतलब ये 30 से 35 डिग्री के लैटिट्यूड का बीच का इलाका है। इस इलाके को कहा जाता है अश्व अक्षांश। इस इलाके को क्या कहा जाता है? इस इलाके को अश्व अक्षांश कहा जाता है। कई किताबों में 25 से 35 भी लिखा रहेगा, तो अलग अलग जगह ये सब इतना याद ही रखना है, बस इतना याद रखें। अश्व अक्षांश यहां पर देखने के लिए मिलता है आपको, हॉर्स लैटिट्यूड देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? हॉर्स लैटिट्यूड देखने के लिए मिलता है। अब ये जो इलाका है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है। ये किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। ये सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। अब ये क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि सब ट्रॉपिकल जोन क्या है। बस इतना याद रखें अभी आप कि जहां पर ये अश्व अक्षांश होता है वहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उच्च वायुदाब पाया जाता है। यहां पर क्या पाया जाता है? हाई प्रेशर पाया जाता है, हाई एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने के लिए मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, क्या होता है, ये हम आगे के अध्याय में समझेंगे कि कैसे एक जगह पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जिससे जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे, और जहाज का वजन कम करने के लिए व्यापारी घोड़ों को वहां से फेंक दिया करते थे ताकि जहाज आगे मूव कर सके। तो ये जो उपोष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला इलाका है, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाया जाने वाला इलाका है। अब परेशान मत होना दोस्त कि उपोष्ण कटिबंध क्या है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपको अश्व अक्षांश देखने के लिए मिलेगा, यहां हॉर्स लैटिट्यूड आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां उच्च वायुदाब पाया जाता है, जहां पर हाई प्रेशर पाया जाता है। बस इतनी बात अभी आप याद रखें। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे प्रमुख अक्षांश हो जाएंगे, ये हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड
हो जाएंगे। चलिए अब एक एक अक्षांश को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस क्लास को हम खत्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इक्वेटर की। आइए सबसे पहले अब हम प्रमुख अक्षांशों की डिटेलिंग कर रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की। हम डिस्कस करेंगे इक्वेटर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम इक्वेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, भूमध्य रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहला एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये 0 डिग्री का क्या है? अक्षांश है। ये बेसिक जानकारी होगी कि जो भूमध्य रेखा है वो क्या है? 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, वो 0 डिग्री का अक्षांश है। पहली बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखना है कि ये रेखा क्या करती है। देखिए इस प्रकार से होती है, ये हमारी पृथ्वी है, इस प्रकार से 0 डिग्री का ये अक्षांश है। तो ये क्या कर रही है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कौन कौन से पार्ट? एक पार्ट बन जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक पार्ट बन जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। एक बन जाता है उत्तरी गोलार्ध और एक बन जाता है दक्षिणी गोलार्ध। एक क्या बन जाता है? उत्तरी गोलार्ध और एक क्या बन जाता है? दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा बन जाता है। तीसरा पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा वृत्त है, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 40,075 किलोमीटर के आसपास है। कितनी लंबाई है इसकी? लगभग 40,075 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अब चूंकि ये सबसे बड़ी रेखा है और अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हर एक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त होती है, हर एक लैटिट्यूड एक कंप्लीट सर्किल होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। तो उसी तरह से ये जो भूमध्य रेखा है, चूंकि ये सबसे बड़ी रेखा है, इसीलिए इसे कहा जाता है, सबसे बड़ी रेखा होने के कारण, कि ये महान वृत्त है। ये कैसा वृत्त है? ये महान वृत्त है, ये ग्रेट सर्किल है, ये ग्रेट सर्किल है। बेसिकली महान वृत्त की परिभाषा ये होती है, ऐसा वृत्त, बहुत ध्यान से समझिएगा, महान वृत्त की परिभाषा ये होती है, ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसे महान वृत्त कहा जाता है। अ सर्किल विच डिवाइड्स अर्थ इनटू द 2 इक्वल पार्ट इज नोन एज द ग्रेट सर्किल, इज नोन एज द ग्रेट सर्किल। तो इसे क्या कहा जाता है? महान वृत्त कहा जाता है, इसे ग्रेट सर्किल कहा जाता है, क्योंकि ये इकलौती अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्योंकि अगर आप उठा करके देखो, ये हमारी पृथ्वी है, तो सिर्फ एक ऐसी रेखा 0 डिग्री की है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। क्योंकि यहां पे अगर हम 23.5 डिग्री की रेखा देखें तो एक भाग ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये वाला पार्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये पार्ट छोटा हो जाएगा, तो ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में नहीं बांटेगी। भूमध्य रेखा इकलौती ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है और इसकी लंबाई भी सबसे ज्यादा है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? महान वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है? इसे महान वृत्त कहा जाता है। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर एक बल होता है जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। अब ये हम क्या होता है, 2 मिनट आपको बता देता हूं मैं। एक बल होता है कोरियोलिस बल, एक फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? कोरियोलिस फोर्स होता है। देखो, कोरियोलिस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरी दी कि हमारी पृथ्वी पर अगर कोई भी चीज 2 गोलार्धों में है, अगर हमारी पृथ्वी पर कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, वो इस तरह से पृथ्वी पर आ रहा है, ठीक है, एक हवा है जो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, जो नॉर्थ पोल से आपको इक्वेटर के पास आते हुए दिखेगी। तो कोरियोलिस साहब ने यह बताया कि चूंकि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, और हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमारी पृथ्वी लगातार क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। वेस्ट से ईस्ट हमारी अर्थ लगातार क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो इस रोटेशन के कारण क्या होता है, जो हवा जो सीधी आ रही थी वो सीधी नहीं आती, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं इस ओर मुड़ जाती है,
इस ओर मुड़ जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो राइट और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं वो इस ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से हवाएं क्या है, मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से हवाओं की दशा मुड़ जाती है। इसीलिए यही कारण है कि जब आप पछुआ पवनों की बात करते हैं, व्यापारिक पवनों की बात करते हैं, तो कुछ इस तरह आपको आते हुए दिखाई देती है, कुछ इस तरह आपको आते हुए दिखाई देती है। तो इस तरह से मूव कर जाती है, इसी को कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा पर ये जो कोरियोलिस बल है, और आप चिंता मत करना, जब हम हवाओं के बारे में पढ़ेंगे, जब पवनों के बारे में हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैंने आपको एक बेसिक बात समझाई है। भूमध्य रेखा पर यह कोरियोलिस बल लगभग जीरो होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो होता है। लगभग ये शून्य होता है, शून्य होता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये बात आपको याद रखनी है। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, जो इसकी रोटेशन स्पीड है, वो भूमध्य रेखा पर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। वो इक्वेटर पर मैक्सिमम होती है। वो इक्वेटर पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगला पार्ट इक्वेटर के बारे में आपको ये याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ये सारी चीजें अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो एक साल में, वो एक साल में 2 बार लंबवत पड़ती हैं। 2 बार कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। 2 बार परपेंडिकुलर होती हैं। और ऐसा कब होता है, तो ऐसा एक तो होता है साहब 21 मार्च के दिन, 21 मार्च के दिन ऐसा होता है। और दूसरी बार ऐसा होता है 23 सितंबर के दिन। कब होता है, 23 सितंबर के दिन होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर की इस अवधि को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विषुब। इसे क्या कहा जाता है, विषुब कहा जाता है। इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। इसे क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। और चूंकि इसे विषुब कहा जाता है तो इस रेखा का एक और नाम पड़ गया विषुवत रेखा। इस रेखा का एक और नाम पड़ गया विषुवत रेखा। ठीक है, क्या नाम पड़ गया इसका, एक और नाम पड़ गया विषुवत रेखा। अब चूंकि यहां पर 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो इससे हम एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि यहां पर तापमान कैसा रहेगा साहब। यहां पर तापमान सर्वाधिक आपको देखने के लिए मिलेगा। जो औसत तापमान है वो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, एवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। और अगर एवेपोरेशन ज्यादा होगा तो संघनन भी ज्यादा होगा। ठीक है, कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा। कंडेंसेशन ज्यादा होगा तो वर्षा ज्यादा होगी, रेनफॉल ज्यादा होगा। और रेनफॉल अगर ज्यादा होगा तो यहां पर आपको जैव विविधता भी कैसी देखने के लिए मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी भी कैसे देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत घने घने सदाबहार वन यहां पर पाए जाएंगे। बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के वन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे जीव जंतु यहां पर पाए जाएंगे। तो इतने कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है भूमध्य रेखा के बारे में। एक आखिरी पॉइंट और रह गया भूमध्य रेखा के बारे में, वो मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं। ठीक है, कि एक सवाल अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो याद रखना, जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 13 देशों से होकर के गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, और 3 बड़ी जल राशियों से होकर के गुजरती है। 3 बड़ी जल राशि से होकर के गुजरती है। क्या निकला कि जो भूमध्य रेखा है वो हमारी पृथ्वी पर 13 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों को कवर करती है, 3 कॉन्टिनेंट को कवर करती है, और ये 3 बड़ी जल राशियों को कवर करती है, 3 बड़ी वाटर बॉडीज को कवर करती है। कौन कौन से वो देश है, आइए मैप के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी वो कंट्री है। ओके, तो हमें क्या पता पड़ा, हमें यह पता पड़ा कि जो हमारी इक्वेटर है वो कितने देशों से, 13 देशों से निकलती है साहब, 13 कंट्रीज को कवर करती है। कितने महाद्वीपों को कवर करती है, तो 3 महाद्वीपों को कवर करती है, 3 कॉन्टिनेंट को कवर करती है। और अगला बात हमें क्या पता पड़ा कि 3 बड़ी जल राशियों को कवर करती है, 3 बड़ी वाटर बॉडीज को कवर करती है। आइए फॉलो करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं हमारे महाद्वीप जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करते हैं। तो साउथ अमेरिका में यहां से ये रेखा स्टार्ट होगी, और जैसे ही ये साउथ अमेरिका पहुंचेगी तो सबसे पहले ये इक्वाडोर पहुंचेगी। कहां पर पहुंचेगी, सबसे पहला देश जो इससे मिलेगा वो इक्वाडोर मिलेगा। इक्वाडोर के बाद जब ये आगे बढ़ेगी तो यहां उसे अपने दूसरा देश मिलेगा, वो है कोलंबिया।
दूसरा कौन सा देश है? कोलंबिया है। तीसरे देश पर जब वो आगे बढ़ेगी तो उसे यहां पर ब्राजील देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? ब्राजील देखने के लिए मिलेगा। 3 देश हो गए। तो पहला महाद्वीप हो गया उत्तर अमेरिका, पहला कॉन्टिनेंट हो गया नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री उसे देखने के लिए मिल गई। सबसे पहले उसे मिला इक्वाडोर, फिर उसे मिला कोलंबिया, और फिर उसे मिला ब्राजील। अब इसके बाद वो आगे जाएगी और पहुंचेगी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जब उसे पहुंचेगी तो यहां पर एक छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा, यहां पर छोटा सा एक आर्कियोलॉजिकल कंट्री मिलेगा जिसे साओ टोमे और प्रिंसेप कहा जाता है। ये चौथा हो जाएगा, साओ टोमे एंड प्रिंसेप। जब वो आगे जाएगी तो उसे यहां पर एक देश मिलेगा गैबन, ये उसका 5वां देश हो जाएगा गैबन। गैबन उसको मिलेगा। गैबन के बाद अगली जो कंट्री मिलेगी वो होगी रिपब्लिक ऑफ कांगो। कौन सी कंट्री होगी? रिपब्लिक ऑफ कांगो देखने के लिए मिलेगा। रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद इस इलाके में 6वां देश मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कौन सा देश मिलेगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। एक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। फिर 7वां देश देखने के लिए मिलेगा युगांडा। कौन सा देश मिलेगा? युगांडा देखने के लिए मिलेगा। युगांडा के बाद 8वीं कंट्री जो मिलेगी वो केन्या मिलेगी, केन्या। और 9वीं कंट्री कौन सी मिलेगी? सोमालिया मिलेगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं क्योंकि केन्या सोमालिया मिलके, पता होगा आपको, सोमालिया स्पेशली, सोमालिया, जिबूती, ये सारे देश मिलकर के। ओके, तो 9 कंट्री देखने के लिए मिलेगी। तो 3 उसे कहां मिली थी? साउथ अमेरिका में, और 6 कंट्री कहां पर मिल गई? अफ्रीका में। तो आइए यहां पर अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से देश मिले? तो 3 तो यहां पर मिल गई थी। अफ्रीका में उसे सबसे पहले मिला साओ टोमे प्रिंसिप। साओ टोमे प्रिंसिप के बाद गैबन मिला। गैबन के बाद उसे रिपब्लिक ऑफ कांगो मिला। क्या मिला उसे? रिपब्लिक ऑफ कांगो मिला। रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मिला। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद उसे युगांडा मिला। युगांडा के बाद केन्या, और केन्या के बाद सोमालिया। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। आई थिंक मैंने ज्यादा कर दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। तो 7, ये 9 हो जाएंगे। 7 और 3 10 हो गए। सॉरी गाइस, ये गलत हो गया था। ये 10 हो गए आपके। कितने देश हो गए? 10 देश हो गए आपके। इसके बाद आगे बढ़े। जब ये एशिया पहुंची तो एशिया में पहला देश उसे मिला मालदीव, जो उसका 11वां देश था। मालदीव के बाद वो इंडोनेशिया गई, 12वां देश, और 13वां देश उसे मिला किरिबाती। कौन सा देश मिला? किरिबाती। तो जब वो एशिया के रीजन में पहुंची तो एशिया में उसे 2 देश मिलेंगे। एक देश उसे मिलेगा मालदीव, और दूसरा देश मिलेगा इंडोनेशिया। और आखिरी में जो ओशियाना है, ओशियाना में उसको एक कंट्री मिलेगी किरिबाती। सॉरी ये यहीं पर आएगी, ठीक है। उसको एशिया में 3 कंट्री मिलेंगी, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो कितने हो गए? ये टोटल आपके 13 देश हो जाएंगे। तो 13 तो आपके देश हो गए, 3 आपके महाद्वीप हो गए। दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और एशिया महाद्वीप हो गया। उसके अलावा ये 3 बड़ी वाटर बॉडी को भी क्रॉस कर दिया। कौन कौन सी वाटर बॉडी है? ये देखिए, यहां से जब ये आ रही थी तो यहां इसे पैसिफिक ओशन मिला, यहां पर उसे प्रशांत महासागर मिला। क्या मिला? प्रशांत महासागर मिला, पैसिफिक ओशन मिला। पैसिफिक ओशन के बाद बीच में उसे अटलांटिक महासागर मिला। क्या मिला? अटलांटिक महासागर मिला, अटलांटिक ओशन मिला। अटलांटिक महासागर के बाद इस इलाके में इंडियन ओशन मिला, इस इलाके में हिंद महासागर मिला। तो ये 3 बड़ी वाटर बॉडी मिलती हैं। अब आप कहोगे सर विक्टोरिया झील के ऊपर से भी जाती है। बिल्कुल सही बात है, विक्टोरिया झील के ऊपर से भी जाती है, पर ये बड़ी वाटर बॉडी नहीं है। ये जो 3 यहां हमने डिस्कस की, ये बड़ी वाटर बॉडीज हैं, ये मेगा वाटर बॉडीज हैं जो यहां हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये हमारी इक्वेटर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी इक्वेटर के बारे में एग्जाम में आ सकती थी, मैं सब कुछ कवर कर लिया। कि यहां पर कोरियोलिस फोल्ड सबसे बिल्कुल 0 होता है, पृथ्वी का घूर्णन बहुत ज्यादा यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगली बात, इसकी लेंथ हमने डिस्कस कर ली। 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 बड़े जल निकायों से होकर के गुजरती है। नाम भी आपके सामने है, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण रेखा की। और अब हम डिस्कस करते हैं कर्क रेखा को। किसे डिस्कस करते हैं? कर्क रेखा को डिस्कस करते हैं। तो पहली बेसिक इंफॉर्मेशन कर्क रेखा के बारे में क्या होगी? कर्क रेखा के बारे में पहली बेसिक इंफॉर्मेशन होगी कि ये 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है? 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। ये 23.5 डिग्री का,
हाफ डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है। कैसा लैटिट्यूड है? नॉर्थ लैटिट्यूड है। दूसरा पॉइंट हमें क्या डिस्कस मिलेगा कि इसके ये लगभग 16 देशों से होकर के गुजरती है। ये जो लाइन है 16 देशों से होकर के गुजरती है। कई जगह पर आपको 17 मिलेगा, वो इसलिए मिलेगा क्योंकि ताइवान को भी अलग से इंक्लूड कर दिया जाता है। 16 देशों के अलावा ये 6 वाटर बॉडीज से होकर गुजरती है और ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। अभी डिस्कस करेंगे किन किन से होकर गुजरती है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना है कि इस पर जो सूर्य है, सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत होता है। जो सूर्य है वो वर्ष में एक बार लंबवत होता है। जो सन है वो एक बार क्या होता है? एक बार वो इस पर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। और वो कब होता है साहब? तो वो होता है 21 जून के दिन। कब होता है? 21 जून के दिन होता है। और 21 जून की इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत। क्या कहा जाता है? ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। इस अवधि को कहा जाता है समर सोलिस्टिस। क्या कहा जाता है? समर सोलिस्टिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। एक मिनट का समय दें। इसे ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है, इसे समर सोलिस्टिस कहा जाता है। ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। और अगर इसकी लंबाई की आप बात करें तो लगभग इसकी लंबाई 36,788 किलोमीटर के आसपास होती है। तो इतनी बातें आपको कर्क रेखा के बारे में याद रखनी है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है, 16 देशों और 6 वाटर बॉडीज और 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। 16 देश, कई बार ताइवान को इसमें जोड़ देते हैं, 17 लेकिन 16 ही आंसर लिखिएगा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्ष में एक बार ये लंबवत होता है, सूर्य इस पर एक बार लंबवत होता है, सूर्य एक बार परपेंडिकुलर होता है और वो 21 जून का समय होता है, वो 21 जून का टाइम होता है जिस समय यहाँ पर ग्रीष्म अयनांत देखने के लिए मिलता है, जिस समय यहाँ पर समर सॉलिस्टिस आपको देखने के लिए मिलता है। और इसकी लेंथ कितनी है? तो 36,788 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये इसकी लेंथ है। ओके, आइए किन किन देशों से होकर गुजरती है ये भी हम यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये है सबसे पहले ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये मैक्सिको जाएगी। कहां पर जाएगी साहब? मैक्सिको में आपको देखने के लिए मिलेगी। मैक्सिको के बाद आप देखें बहामास। सलमान खान चप्पल की ऐड भी करता है। बहामास तो ये एक महाद्वीप हो गया। और कौन सा महाद्वीप हो गया? नॉर्थ अमेरिका हो गया। कौन सा महाद्वीप हो गया? नॉर्थ अमेरिका हो गया। इसके बाद जब आप अफ्रीका पहुंचेंगे तो पहला देश जो आपको यहां पर मिलेगा वो मिलेगा वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद ये आपको दिखेगी मॉरिटानिया में। किसमें? मॉरिटानिया में दिखेगी। मॉरिटानिया के बाद अल्जीरिया देख पा रहे होंगे यहां पर। अल्जीरिया के बाद ये माली। ठीक है, क्या दिखेगा यहाँ पर आपको? माली दिखेगा, या फिर माली पहले आएगा, सॉरी, माली और फिर अल्जीरिया। इसके बाद आपको नाइजर देखने के लिए मिलेगा। नाइजर के बाद आपको लीबिया देखने के लिए मिलेगा। नाइजर हो गया, लीबिया हो गया। इसके बाद इजिप्ट देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? इजिप्ट देखने के लिए मिलेगा, मिस्र। ठीक है, तो इतने देश हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कंट्री यहां पर आ जाएंगी। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 कंट्री आपको कहां मिल गई थी? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में मिल गई थी। 7 8 9 हो गई। अब आगे चलते हैं, एशिया आते हैं। तो एशिया में सबसे पहले ये सऊदी अरब जाएगा। सऊदी अरब जाने के बाद ये यूएई से गुजरेगा। यूएई से गुजरने के बाद ये ओमान आएगा। ओमान से गुजरने के बाद इंडिया। ठीक है, इंडिया आएगा। इंडिया में आप देख सकते हैं, इंडिया के बाद ये बांग्लादेश आपको दिखेगा, बांग्लादेश के बाद ये म्यांमार जाएगा, म्यांमार के बाद ये चाइना जाएगा। चाइना में आपको देखने के लिए मिलेगा। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने देश हो गए? 7 देश आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 7 7 14 और 15 16। और अगर कई बार लोग उसको ताइवान में ऐड कर देते हैं तो फिर नंबर बढ़ जाएगा और नंबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ताइवान को अगर आप ऐड करेंगे।
अच्छा, वाटर बॉडी कौन कौन सी आ रही है, आइए जल राशि को देख लेते हैं, वाटर बॉडी को देख लेते हैं। तो वाटर बॉडी में सबसे पहले तो आ रहा है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रशांत महासागर, बीच में आपको अटलांटिक महासागर देखने के लिए मिलेगा, उसी के साथ गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने के लिए मिलेगा। ये कैलिफोर्निया लिखा है, गलत लिखा है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये कौन सी गल्फ है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको मैक्सिको की खाड़ी देखने के लिए मिलेगी। तो प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, फिर यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक के बाद आगे जाएंगे तो रेड सी, लाल सागर देखने के लिए मिलेगा, लाल सागर के बाद आप आगे जाएंगे अरेबियन सी देखने के लिए मिलेगा, अरेबियन सी, ठीक है। फिर और आगे जाएंगे तो ताइवान स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 आपकी ये वाटर बॉडीज हो जाएंगी। कौन कौन सी, यहाँ पर प्रशांत महासागर, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर यहाँ पर अटलांटिक, इसके बाद रेड सी, फिर अरेबियन सी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से नहीं गुजरता है, याद रखिएगा, अरेबियन सी, फिर आपको यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट मिलेगा। तो इस प्रकार से इतनी चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये 6 वाटर बॉडीज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो क्या हमें पता पड़ा कि यार ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरता है, 3 कॉन्टिनेंट से होकर के ये गुजरता है, 3 महाद्वीपों के अलावा 6 वाटर बॉडीज से होकर गुजरता है और 16 देशों से होकर के गुजरता है। तो ये हमने सारी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर ली। किसके बारे में, हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए अबाउट दी टॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा के बारे में हमने सारी महत्वपूर्ण बातें यहां पर डिस्कस कर ली। क्या क्या बातें याद रखना है कि कर्क रेखा जो है वो 16 देशों से होकर के गुजरती है। लंबाई जनरली नहीं पूछता है, 36,788 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। यहाँ पर सूर्य एक बार लंबवत होता है, एक बार यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, और वो दिन होता है 21 मार्च का, 21 जून का, जिसे समर सॉलिस्टिस कहा जाता है, जिसे ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। ओके, और 21 जून के दिन ही हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। और अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। आइए आखिरी रेखा की बात करते हैं, और अब बात करते हैं मकर रेखा की। इसकी बात करते हैं, मकर रेखा की बात करते हैं। अब डिस्कस करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। अभी हमने कैंसर डिस्कस किया, अब कैप्रिकॉर्न डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको इसके बारे में ये याद रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो मकर रेखा है, उसके बारे में पहला बेसिक पॉइंट ये होगा कि ये 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश है। कैसा अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है। ये 23.5 डिग्री का सदर्न लैटिट्यूड है। दूसरी बात, यहां पर भी सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत होता है, एक बार क्या होता है, लंबवत होता है, एक बार परपेंडिकुलर होता है। और वो कब होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे शीत अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे शीत अयनांत कहा जाता है। इसे विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है, शीत अयनांत कहा जाता है। अब लंबाई तो समान ही होगी, तो इसकी लंबाई भी 36,788 किलोमीटर ही है। और ये कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो आपको याद रखना है ये 10 देशों से होकर के गुजरती है, और ये भी 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, और 3 बड़ी वाटर बॉडीज से होकर के ये गुजरती है। ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 बड़ी वाटर बॉडीज से होकर गुजरती है, और 10 देशों से होकर के ये गुजरती है। कौन कौन से देश हैं, आइए एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। समझिएगा चीजों को बहुत ध्यान से, ठीक है। अब सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये चिली से होकर के जा रही है। चिली के बाद अर्जेंटीना आपको मिलेगा, अर्जेंटीना के बाद पैराग्वे आपको मिलेगा, उसके बाद ब्राजील। तो 10 में से 4 देश तो कहां पर आ गए, दक्षिण अमेरिका में आ गए। उसके बाद जब आप अफ्रीका पहुंचोगे तो नामीबिया दिखेगा। नामीबिया के अलावा आपको यहाँ पर बोत्सवाना दिखेगा। बोत्सवाना के बाद आपको साउथ अफ्रीका दिखेगा और मैडागास्कर दिखेगा। तो 4 देश आपको कहां देखने के लिए मिल गए, अफ्रीका में देखने के लिए मिल गए। और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर एक कंट्री और है जिस मिसिंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के आपके टोटल कितने देश हो जाएंगे, टोटल एक मोजाम्बिक यहीं पर था, सॉरी 5वां यहीं पर है, 5वां देश मोजाम्बिक। तो 5 देश अफ्रीका में है और एक हो जाएंगे 10। ये कितनी कंट्री हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना,
साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और आखिरी में क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो 5 हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, 4 हो जाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और एक अपने आप में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो टोटल 10 कंट्री आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जो मकर रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है, तो वो 10 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से, और 3 बड़ी वाटर बॉडीज। कौन कौन सी वाटर बॉडीज है, एक आपको यहां देखने के लिए मिलेगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर के गुजरती है। ओके, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन से होकर के गुजरती है। तो ये आपकी 3 बड़ी रेखाएं थी, बाकी आपके सिंपल है। ठीक है, अब जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो कि भारत से होकर गुजरती है, तो भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। वहां पर डिस्कस करना था, वहां हम डिस्कस नहीं कर पाए। इंडिया से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम सारी रेखाओं के बारे में कुछ बातें कर लेंगे, सारी चीजों को हम समराइज कर लेंगे, और बाकी की बची हुई रेखाएं हैं उनके बारे में ज्यादा बातें आपको याद नहीं रखना है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री का होता है, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री का और दक्षिण ध्रुव भी 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश होता है। तो आज की क्लास में हमने काफी सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया। हमने अक्षांश रेखाओं को समझा कि अक्षांश और अक्षांश रेखा में क्या अंतर होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। हमने भूमध्य रेखा को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, वो कितने देशों से गुजरती है ये हमने बात की। हमने कर्क रेखा का डिस्कशन किया, कर्क रेखा क्या होती है, वहां पर ग्रीष्म अयनांत कब होता है, उसके बाद कितने देशों, कितने महाद्वीपों और कितनी वाटर बॉडीज से गुजरती है। फिर हमने मकर रेखा के बारे में बात की। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अक्षांश का उपयोग जलवायु के निर्धारण में कैसे किया जाता है, क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन में कैसे अक्षांश का प्रयोग किया जाता है, और फिर हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर दोस्त हम खत्म करते हैं। और अगर आप MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेंस की, तो दोस्तों मैं मुख्य परीक्षा के लिए मैं अनअकैडमी प्लस पर कुछ कोर्सेज पढ़ा रहा हूं, जिसमें से अभी एथिक्स का कोर्स चल रहा है। उसके अलावा पर्यावरण, हिंदी, निबंध, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1 साल का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो 6300 का है, और अभी ऑफर चल रहा है तो 2 साल का 7560 रुपीज़ का है। आप मेरा कोड यूज करें SG Live, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। और कोर्स खरीदने के बाद आप मुझे टेलीग्राम कर दें, ताकि एक ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस और कुछ भी अगर आपको आवश्यकता है तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, हम इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।